हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के सिक्स एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने सेवन्थ चैप्टर को स्टार्ट किया था जो कि है फंडामेंटल राइट्स। और स्टूडेंट्स, आज का हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो है वो क्या है कि एवी डाइसी ने, एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने राइट टू इक्वलिटी को स्टार्ट कर दिया था। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 के अंदर जितने भी प्रोविजंस आते हैं वो सब क्या है, राइट टू इक्वलिटी है। जिसमें से कि जो राइट टू इक्वलिटी में पहला आता है वो आता है आर्टिकल 14, जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसको हमने कल एक्सप्लेन किया था और जिसमें हमने इक्वलिटी बिफोर लॉ इसका पहला कॉन्सेप्ट था और हमने ये देखा था कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो क्या है, ये कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से आया था। और इसमें कहा गया था कि क्या है, किसी भी पर्सन के लिए क्या होनी चाहिए, जो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं उनका एब्सेंस होना चाहिए। और क्या है, हर किसी पर्सन के लिए, हर किसी सिटीजन के लिए क्या होनी चाहिए, जितनी किसी भी कंट्री में जो भी ऑर्डिनरी लॉज बनाए जाते हैं उनको क्या किया जाना चाहिए, लॉ कोर्ट्स के द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए। और हर पर्सन के लिए उनके जो भी लॉज हैं उनका जो सब्जुगेशन है, उनका जो क्या है, जो एप्लीकेशन है वो हर किसी पर्सन के लिए इक्वल होना चाहिए। ये हमने पढ़ा था इक्वलिटी बिफोर लॉ के कॉन्सेप्ट में। उसी में हमने एक और पॉइंट पढ़ा था कि क्या होना चाहिए कि चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो हायर कास्ट का हो, चाहे वो लोअर कास्ट का हो, या फिर उसका हायर सोशल स्टेटस हो या फिर लोअर सोशल स्टेटस हो, चाहे वो ऑफिशियल पर्सन हो या फिर नॉन ऑफिशियल पर्सन हो, हर कोई पर्सन क्या है, लॉ की नज़रों में क्या है, लॉ के सामने क्या है, इक्वल है। और क्या है, ये कोई भी पर्सन लॉ से ऊपर नहीं है। ठीक है, लॉ जो है, लॉ सबसे ऊपर है, लॉ को क्या है, सर्वोत्तम वरीयता दी गई है, ये कहा जाता है। ये जो है इसमें हमने लास्ट पॉइंट में इक्वलिटी बिफोर लॉ के लास्ट पॉइंट में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी पर्सन क्या है, अबव द लॉ नहीं है। ठीक है, कोई भी पर्सन क्या है, अबव द लॉ नहीं है, मीन्स कि क्या है, लॉ को वरीयता दी गई है हमारे यहाँ। ठीक है, पर्सन को वरीयता नहीं दी गई है, सभी पर्सन इक्वल हैं, लेकिन जो लॉ कहेगा वही क्या होगा, वही माना जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमने स्टूडेंट्स इसमें जो सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो कि क्या था, आर्टिकल 14 का इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसमें हमने पढ़ा था कि क्या होना चाहिए, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए इक्वल सर्कमस्टेंसेज में। ठीक है, और हमने ये पढ़ा था कि क्या हो, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जो सेकंड कॉन्सेप्ट था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इसमें हमने पढ़ा था कि जो एक जैसे लोग हैं, एक जैसी कैटेगरी के लोग हैं, उनके संग क्या होना चाहिए, एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, एक जैसे लॉज उन पर अप्लाई होने चाहिए, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के। फिर हमने पढ़ा था कि क्या है कि सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉज टू ऑल पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। कहा गया था कि जो भी पर्सन क्या है, जिनकी क्या सिचुएशन सेम है, सिमिलर सिचुएशन है, उन पर क्या होना चाहिए, सेम प्रकार के लॉज को ही, सेम लॉज को ही, और क्या होना चाहिए, सेम टाइप से ही उनका एप्लीकेशन किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों का जिनकी क्या हो, सिचुएशन क्या हो, सेम सिचुएशन हो। और इसीलिए इसमें आया था कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। क्या है कि जो समान है, एक समान लोगों को एक समान तरीके से ही लॉज में ट्रीट किया जाना चाहिए, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। तो ये था हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट आर्टिकल 14 का इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में। और पहला कॉन्सेप्ट क्या था, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसको कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। और जो इक्वलिटी बिफोर लॉ था, इसको कहा गया था कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो क्या है, एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है हमारे राइट टू इक्वलिटी का। और जो इसका सेकंड कॉन्सेप्ट था, जो सेकंड पार्ट था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, उसको कहा गया कि ये क्या है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है हमारे राइट टू इक्वलिटी का। जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है वो क्या है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है राइट टू इक्वलिटी का। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमने ये पढ़ा था कि क्या है, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट, चाहे वो इक्वलिटी बिफोर लॉ हो और वो चाहे वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हो, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इक्वलिटी के लीगल स्टेटस को मेंटेन करते हैं, हर किसी पर्सन को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं और हर किसी पर्सन को क्या करते हैं, जस्टिस प्रोवाइड कराते हैं। और इसमें ये कहा गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि जहाँ पे क्या होगा, इक्वल और अनइक्वल में डिफरेंट ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो वहाँ पे आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, और ये कहा गया कि जो आर्टिकल 14 है वो क्या करता है, क्लास लेजिस्लेशन को मना करता है, क्लास लेजिस्लेशन को फॉरबिड करता है। ठीक है, मीन्स की क्या है कि जो भी हायर क्लास, लोअर क्लास ये सब बनाई जाती है, वो क्या है, उसका क्लासिफिकेशन नहीं है, उसको फॉरबिड करता है। जबकि जो आर्टिकल 14 है
वो क्या है, रीजनेबल जो क्लासिफिकेशन है पर्सन्स का, ऑब्जेक्ट्स का या फिर लॉज का, उस चीज़ को परमिट करता है, जिसमें कि कहता है कि अगर आपको किसी भी पर्सन्स का, ऑब्जेक्ट्स का या लॉज का क्लासिफिकेशन करना है तो वो किस बेसिस पर होना चाहिए, वो होना चाहिए इंटेलिजिबल डिफरेंशियल एंड सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन की बेसिस पर। यानी क्या होना चाहिए, ये उसमें क्या होना चाहिए, तर्क आधारित होना चाहिए, लॉजिकल बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, जो भी डिफरेंशिएशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। और क्या, वो क्या होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, डोमिनेटिव नेचर का नहीं होना चाहिए और आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, मीन्स मनमाना नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद क्या है, हम आते हैं रूल ऑफ लॉ में। ठीक है, अब हम, ये हमारा एक क्विक रिवीजन हो गया अपने प्रीवियस लेक्चर का, जिसमें कि हमने राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 14 को स्टार्ट किया था और इसके दोनों कॉन्सेप्ट, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को हमने एक्सप्लेन किया था। स्टूडेंट्स, जो ये रूल ऑफ लॉ है बेसिकली ये क्या है, इसके क्या होते हैं, 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसमें से कि जो हमने आर्टिकल 14 का जो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो क्या है, एक बेसिक कंपोनेंट है, एक पार्ट है किसका, रूल ऑफ लॉ का एक बेसिक पार्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमें पढ़ना है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से आया, वैसे तो हमें पता है कि ये कहाँ से आया, इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया था, लेकिन इसको किसने दिया था, अब इसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये बेसिकली कहाँ से आया है, ये कॉन्सेप्ट आया है रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट से, इसीलिए हम रूल ऑफ लॉ को स्टडी कर रहे हैं अपने इस लेक्चर में। ये जो रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली वो क्या था, एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे एवी डाइसी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे एवी डाइसी, उन्होंने इस रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को दिया था और उन्होंने बताया था कि जो ये रूल ऑफ लॉ है इसके क्या है, 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 3 बेसिक क्या है, एलिमेंट्स हैं, 3 बेसिक उसके पार्ट्स हैं, जिसमें कि पहला पार्ट है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, मीन्स कि क्या होगी, कोई भी आर्बिट्रेरी पावर नहीं होनी चाहिए, वही क्या है कि कोई भी मनमानी पावर नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि स्टेट क्या करे, अपनी मनमानी करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ए ब्रीच ऑफ लॉ, किसी भी पर्सन को क्या है, पनिश नहीं किया जा सकता है जब तक कि वह क्या करे, जब तक कि वह किसी भी लॉ को ब्रीच ना करे। ठीक है, अगर कोई पर्सन किसी लॉ को ब्रीच करता है, किसी कानून का उल्लंघन करता है, तो तब ही उसको उसके लिए पनिश किया जाएगा, कानून के उल्लंघन के लिए। ठीक है, अदरवाइज क्या है, ऐसा कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन स्टेट के द्वारा नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, तो पहला हमने क्या एलिमेंट पढ़ा रूल ऑफ लॉ में, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। इसका सेकंड जो एलिमेंट है, जो सेकंड पार्ट है रूल ऑफ लॉ में, वो है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसको तो आपने काफ़ी बार, आप अब इसको काफ़ी बार सुन ही चुके हैं, क्योंकि ये तो क्या है, हमारे आर्टिकल 14 के जो स्टार्टिंग होती है उसका पहला कॉन्सेप्ट ही क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जिसमें से कि एक पार्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, जो कहाँ से आया है, रूल ऑफ लॉ का ही एक सब पार्ट है ये, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं कि ये रूल ऑफ लॉ क्या है। इसको कौन लाए, एवी डाइसी लाए, ब्रिटिश जूरिस्ट थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि इस लॉ के, रूल ऑफ लॉ के 3 बेसिक एलिमेंट हैं। पहला है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, दूसरा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसमें ये कहा गया है कि क्या होगा, सारे लॉज का क्या होगा, इक्वल सब्जेक्शन होगा, यानी हर किसी क्या है, जो लॉ होंगे जो कि किसी भी ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स में या ऑर्डिनरी लॉ में बनाए जाते हैं। ठीक है, उनको लॉ कोर्ट्स के द्वारा क्या कराया जाएगा, उनका एप्लीकेशन कराया जाएगा बिना किसी भी प्रकार के भेदभाव के। ठीक है, कहा गया है कि चाहे फिर कोई रिच हो या पुअर हो, ऑफिशियल हो या फिर नॉन ऑफिशियल हो, ठीक है, बिना किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के हर किसी पर्सन के लिए, हर किसी सिटीजन के लिए किसी भी कंट्री में जो वहाँ के ऑर्डिनरी लॉज हैं जो कि बनाए गए हैं और जिनको एडमिनिस्टर किया जाता है वहाँ के ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स के लिए, तो कहा गया है कि ऐसे लॉज का हर किसी सिटीजन के ऊपर क्या होना चाहिए, इक्वल सब्जेक्शन होना चाहिए, इक्वल ऑपरेशन होना चाहिए, हर किसी लॉज का इक्वल एप्लीकेशन किया जाना चाहिए हर किसी सिटीजन के ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर क्या है कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, ऑफिशियल हो या फिर नॉन ऑफिशियल हो, हर कोई क्या है, इक्वल है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ लॉ। ठीक है, हर कोई क्या है, इक्वल है इन फ्रंट ऑफ लॉ, लॉ के समक्ष क्या है, हर कोई क्या है, समान है।
इसका जो स्टूडेंट्स जो थर्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें जो हमने पढ़ा कि क्या है, इसके 3 बेसिक एलिमेंट थे। पहले 2 एलिमेंट तो हमने पढ़ लिए, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, और जो थर्ड है वो बताया गया है कि द प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल डिफाइंड एंड इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ rather than the constitution being the source of the individual rights। स्टूडेंट्स इस थर्ड पॉइंट को थोड़ा समझना होगा। और वैसे भी मैं आपको ये बता दूं कि जो ये थर्ड कॉन्सेप्ट है, जो ये थर्ड एलिमेंट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, इसको अप्लाई नहीं किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये एबी डाइसी का रूल ऑफ लॉ है, इसके ये जो फर्स्ट एलिमेंट और जो सेकंड एलिमेंट है, इन्हीं को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। जो ये थर्ड एलिमेंट है उसको क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। और इसको जो थर्ड है उसको पहले समझ लेते हैं। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं उनको क्या दी जाएगी, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। और उनके बेसिस पर ही क्या बनाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, जिसमें कि क्या किए जाएंगे, इंडिविजुअल के राइट्स को डिफाइन किया जाएगा और उनको कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा, उन लॉज को फिर कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स किया जाएगा, ठीक है। ये कहा गया है रेदर देन द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल राइट। कहा गया है कि बजाय इसके कि क्या है, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कि इंडिविजुअल राइट्स का सोर्स है। स्टूडेंट्स इन्होंने ये समझाने की कोशिश की है, जो ये एवी डाइसी है, इनका कॉन्सेप्ट ये था कि क्या है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये स्पेशली ब्रिटेन में यूज़ होता है, इंडिया में ये कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होता है। इंडिया में क्या है, ये इसमें ये बताया गया है कि क्या है कि वहाँ पे पहले ब्रिटेन के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में जो ये थर्ड है, ये क्या है, ये ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर ये यूज़ होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसको देख लेते हैं। ऐसा है कि जो ब्रिटेन में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी फंडामेंटल लॉज बनाने हैं तो उसके लिए क्या होंगे, वहाँ पे क्या होंगे, जो भी लेजिस्लेचर होगी, जो भी इंडिविजुअल होंगे, उनके फंडामेंटल राइट्स को पहले डिफाइन किया जाता है वहाँ पे जो भी लेजिस्लेचर है उनके द्वारा, और उसके बाद उसको क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाता है, और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, लॉ बनाया जाता है। लॉ बनाने के बाद क्या होता है, उसको कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स कराया जाता है। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को कहने का मीन्स ये है। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे इंडिया में ये होता है कि हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 14 जो है वो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, तो इसीलिए हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें जो है, उसमें जो रूल ऑफ लॉ है उसको हम अमेंड नहीं कर सकते हैं और उसमें चेंजेस नहीं ला सकते हैं, ठीक है। जबकि जो ये डाइसी का जो तीसरा पॉइंट, जो तीसरा एलिमेंट बताया गया है, उनके अकॉर्डिंग क्या है, जैसे मैंने आपको अभी ब्रिटेन का एग्जांपल दिया कि ये कॉन्सेप्ट बताया गया है कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल पर्सन के राइट को प्रायोरिटी दी जाती है, फिर क्या बनाए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उसको कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स कराया जाता है। बजाय इसके कि क्या है कि हमारे की कॉन्स्टिट्यूशन से पावर आ रही हो, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स पहले से दिए गए हो और उनको बाद में हम इन्फोर्स कर रहे हो, ऐसा वहाँ पर नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट दिया गया है थर्ड में, जो कि ब्रिटेन में अपनाया जाता है, इंडिया में नहीं अपनाया जाता है। इसीलिए जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है वो क्या है, बहुत पावरफुल मानी जाती है, क्योंकि उसके पास क्या है, वो जैसा भी चाहेगी वैसे लॉज को क्या बना लेगी, इंडिविजुअल के लिए वैसे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकती है, वो बना सकती है, और उसके बाद उनको कोर्ट से इन्फोर्स करा सकती है, ठीक है, रादर देन कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिखा हुआ हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। वैसे भी जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और इंडिया का क्या कॉन्सेप्ट है कि हम क्या करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, हमारे लिए क्या रखता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो इसीलिए यहाँ का ये कॉन्सेप्ट इसमें समझाया गया है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट ये है कि क्या है, इसके जो दो पहले और जो दूसरे कॉन्सेप्ट हैं, दो एलिमेंट हैं, उनको हम अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 14 में हम यूज़ करते हैं, जिसमें पहला है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर और दूसरा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो रूल ऑफ लॉ है, ये क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनेशंस में काफ़ी पूछ लिया जाता है, जो कि दिया गया था एबी डाइसी। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में फॉलो नहीं होता है। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया में जो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से फॉलो करता है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिसमें कि जो आर्टिकल 14 है वो क्या है, जिसमें
आर्टिकल 14 में जो रूल ऑफ लॉ है ये क्या है, आर्टिकल 14 का एक पार्ट है और ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, ठीक है। और हम इसको अमेंडमेंट करके या फिर इसमें चेंजेस नहीं ला सकते हैं, ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को कह दिया था अपने एक डिसीजन में कि क्या है कि जो आर्टिकल 14 है उसमें जो रूल ऑफ लॉ है वो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, फंडामेंटल फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसीलिए क्या किया जा सकता है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ क्या होता है, रूल ऑफ लॉ में, डाइसी के रूल ऑफ लॉ में ऊपर के जो फर्स्ट टू हैं उन एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स एक्सेप्शंस टू इक्वलिटी, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो रूल ऑफ इक्वलिटी है, जो रूल ऑफ इक्वलिटी है उसमें ये बताया जाता है कि हर किसी को क्या है, लॉ के सामने क्या है, हर किसी को समानता है, ठीक है। विधि के सामने क्या है, हर कोई क्या है, इक्वल है। द रूल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज नॉट एब्सोल्यूट, क्या है, जो रूल ऑफ इक्वलिटी है बिफोर लॉ वो क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, उसको भी क्या है, कर्टेल किया जा सकता है। कुछ क्या है, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए गए हैं कि जहाँ पे क्या है कि जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या जो हमारे गवर्नर है, गवर्नर ऑफ स्टेट्स है, उनको क्या है, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइड की गई हैं, कुछ स्पेशल क्या है, फंक्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं। तो चलिए इनको स्टडी कर लेते हैं, जिसमें कि पहला है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट्स एंजॉय द फॉलोइंग इम्यूनिटीज अंडर आर्टिकल 361। क्या है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और जो गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स हैं वो क्या करते हैं, अंडर आर्टिकल 361 जो क्या है, उनको क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, इम्यूनिटीज़ हैं, मतलब उनको क्या है, उनके पास पावर है कि क्या है, उनको हम पढ़ते हैं कि उनको क्या क्या छूट दी गई है, ठीक है। इसमें पहला है द प्रेसिडेंट और द गवर्नर is not answerable to any court for the exercise and performance of the power and duties of his office। ये कहा गया है स्टूडेंट्स इसमें कि जो प्रेसिडेंट है या फिर किसी भी स्टेट का कोई गवर्नर है वो क्या होता है, उसको किसी भी कोर्ट में क्या है, वो जो भी अपना एक्सरसाइज करता है, जो भी परफॉर्मेंस करता है, ठीक है, जो भी अपनी ड्यूटीज़ करता है ऑफिस की, ठीक है, जो भी उसकी पावर्स हैं उसके लिए क्या है, कभी भी आप उसको कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये कहा गया है इसमें। पहले कॉन्सेप्ट में है कि प्रेसिडेंट और द गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस। इसमें ये कहने का मतलब है कि जो प्रेसिडेंट या जो गवर्नर है वो अपना जो भी काम कर रहे हो, जो भी अपनी ऑफिस की जो भी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, जो भी उनकी पावर और परफॉर्मेंस है, ठीक है, तो वो क्या है, उसको क्या है, उसमें वो कोर्ट के सामने क्या है, उस चीज़ के लिए वो आंसरेबल नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है, ठीक है। वो अपने ऑफिस में अपनी ड्यूटीज़ को करने के लिए, अपनी जो पावर या जो अपनी परफॉर्मेंसेज हैं, अपनी एक्सरसाइज को करने के लिए क्या है, टोटली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। उनको कोर्ट के सामने में वो क्या है, अकाउंटेबल नहीं है। क्या है, किससे रिलेटेड, अपनी जो भी ऑफिस, जो उनका ऑफिस है, चाहे वो प्रेसिडेंट का ऑफिस हो या फिर गवर्नर का ऑफिस हो, उसकी जो भी ड्यूटीज़ है या फिर उनकी जो भी एक्सरसाइज है या फिर उनको जो जो पावर दी गई है उसके लिए क्या है, कोर्ट के सामने वो लायबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, उनसे क्या है, कोर्ट को छूट दी गई है कि क्या, उनको क्या है, छूट दी गई है कि उनको कोर्ट के सामने अपनी कोई भी आंसरेबिलिटी नहीं देनी है, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं देनी है। वो अपना इंडिपेंडेंटली अपने ऑफिस के जो भी एक्सरसाइजेस है, जो भी परफॉर्मेंसेज है पावर का, वो अपना अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स shall be instituted or continued against the president or the governor in any court during his term of office। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी क्या है कि जब गवर्नर या प्रेसिडेंट क्या हो, अपने ऑफिस में हो, यानी टर्म ऑफ ऑफिस मतलब क्या हो, जब वो क्या हो, कार्यरत हो, उनका क्या हो, उनका टाइम ड्यूरेशन चल रहा हो, उस पोस्ट पर हो प्रेसिडेंट और गवर्नर की, उस टाइम पे क्या किया जा सकता है, उन पर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का चार्ज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड। गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चार्ज की जा सकती है, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती है। कहने का मीन्स ये है कि अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर कोई भी क्या है, क्रिमिनल एक्ट कर देते हैं या किसी का मर्डर कर देते हैं, तो तब भी क्या है कि क्या होगा, उनके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग तब तक नहीं की जा सकती है जब तक कि क्या है, वो उस ऑफिस में है, वो उस पोस्ट पर है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो गवर्नर हो, तब तक नहीं की जा सकती उन पर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जब तक कि वो उस पोस्ट पर हो।
ठीक है, उसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करने के लिए पहले क्या करना होगा, गवर्नर या प्रेसिडेंट को इनका इम्पीचमेंट करना होगा और उसके बाद उन पर इम्पीचमेंट के बाद ऑफिस से हटाने के बाद क्या होगा, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई जाएंगी। तो बेसिकली क्या है, इसमें यह कहा गया है कि जो भी गवर्नर है या प्रेसिडेंट है उनके अगेंस्ट क्या है, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्या है वो अप्लाई नहीं किया जा सकता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रीजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर शेल बी इशूड फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, ये कहा गया है कि कोई भी क्या है, कोई भी कोर्ट क्या है, जबकि क्या चल रहा हो अपने ऑफिस में, जो है कि प्रेसिडेंट का या फिर जो गवर्नर है, जब क्या हो उनका टाइम पीरियड चल रहा हो, वो अपनी पोस्ट पे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है कि कोई भी कोर्ट क्या है अरेस्ट या इम्प्रीजन करने का जो है उस ऑर्डर को इशू नहीं कर सकता है। ठीक है, तब उस टाइम पे जबकि उस पोस्ट पे प्रेसिडेंट या गवर्नर है अपनी पोस्ट पर, तब तक क्या है उसके ऊपर कोई भी अरेस्टिंग नहीं की जा सकती है, उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है किसी भी कोर्ट के थ्रू, ना ही उसको इम्प्रीजन किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने पढ़ लिया कि इनको क्या क्या स्पेशल प्रिविलेजेस दी गई हैं स्टेट के गवर्नर्स और हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट है, नो सिविल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड during his term of office in any court in respect of act done by him in his personal capacity। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी सिविल प्रोसीडिंग, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट के अगेंस्ट की गई हो या फिर गवर्नर के अगेंस्ट की गई हो, ठीक है, जबकि वो क्या हो ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, तो क्या होगा, वो क्या होगा, कोई भी सिविल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती है जबकि प्रेसिडेंट या गवर्नर क्या हो अपने ऑफिस में उस पोस्ट पर हो, जबकि उनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या हो उस टाइम पे चल रहा हो, तो क्या होगा, तब उन पर कोई भी सिविल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती है किसी भी कोर्ट में। ठीक है, चाहे उन्होंने कोई भी पर्सनल एक्ट अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अगर उन्होंने उन्होंने क्या किया है, मान लीजिए कि क्या है, किसी गवर्नर ने क्या किया है, किसी भी लैंड का एक्विजिशन कर लिया है, उसको अनऑथराइज तरीके से किसी दूसरे से लैंड को ले लिया है या उसको बाय कर लिया है, तो क्या है उसके लिए क्या है कोई भी कोर्ट क्या नहीं कर सकती है, उस पर सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं लगाई जा सकती है जब तक कि वो प्रेसिडेंट या गवर्नर के पद पर आसीन है। ठीक है, नेक्स्ट है, नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन इन ए न्यूज़पेपर और बाय रेडियो और टेलीविजन ऑफ ए सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और आइदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट अंडर आर्टिकल 361A। स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया गया है कि कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि क्या करता हो, जो कि अगर वो क्या करता है न्यूज़पेपर या रेडियो या टेलीविजन के थ्रू, जो कि क्या है कोई भी ट्रू रिपोर्ट है, जो कि क्या है हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जैसे कि चाहे वो क्या हो लोकसभा या राज्यसभा हो, ठीक है, या फिर क्या हो आइदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स मीन्स कि लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स में क्या आई, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड क्या है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इस पर यहाँ पर, और साथ ही लोकसभा एंड राज्यसभा जो कि आई पार्लियामेंट में। ये कहा गया है कि अगर किसी भी पर्सन के द्वारा अगर क्या किया जाता है, किसी भी इनमें से पार्लियामेंट में से, लोकसभा या राज्यसभा और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में से, कि जैसे क्या कि जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधानसभा या विधान परिषद की अगर कोई भी क्या है प्रोसीडिंग है, ठीक है, वहाँ पर जो भी क्या है कोई भी जो भी प्रोसीडिंग्स चलती हैं पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर्स में, अगर उसका क्या है उसका पब्लिकेशन किया जाता है किसी भी पर्सन के द्वारा, ठीक है, बेसिकली जैसे मीडिया पर्सन के द्वारा किया जाता है, जैसे कि बाय रेडियो, ठीक है, रेडियो के थ्रू या फिर टेलीविजन के थ्रू या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू, अगर वो क्या है वो रिपोर्ट क्या है ट्रू रिपोर्ट है, ठीक है, वो ठीक रिपोर्ट है, बिल्कुल सत्य रिपोर्ट है, तो क्या है उसके लिए क्या है उस पर्सन पर कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएंगी। ये इसमें हमने पढ़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे ये होता है कि क्या है कि जो भी ये पार्लियामेंट होती है और स्टेट लेजिस्लेचर्स होती हैं, इनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाती है कि इनकी क्या होती है, इनकी कुछ स्पेशल प्रोसीडिंग्स या मीटिंग्स होती हैं, उनको क्या होता है कॉमनली डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन, ये ट्रू रिपोर्ट के बारे में कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन जो क्या है वो क्या करता है, जो भी इन प्रोसीडिंग्स की, ठीक है, चाहे वो पार्लियामेंट में हुई हो, चाहे वो किस में हुई हो, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में हुई हो, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मीन्स विधानसभा या विधान परिषद में हुई हो, पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा या राज्यसभा में हुई हो कोई भी प्रोसीडिंग्स, तो अगर कोई पर्सन इनका पब्लिकेशन करता है न्यूज़पेपर के थ्रू
या फिर रेडियो के थ्रू या फिर टेलीविज़न में उसको टेलीकास्ट करता है, तो उस चीज़ के लिए क्या होगा, उसको उस पर कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएँगी, ठीक है? उसको इस चीज़ से इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई गई है कि उसके ऊपर क्या है, कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग उस पर नहीं चलाई जाएँगी, ये कहा गया है, ठीक है? नेक्स्ट है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट अंडर आर्टिकल 105। इसमें स्टूडेंट्स ये कहा गया है कि जो भी कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का, ठीक है, वो क्या होता है, किसी भी जो कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग्स जो कि कोर्ट के लिए क्या होता है, लायबल नहीं होता है, ठीक है? उसने जो भी कहा हो अपनी पार्लियामेंट में, जो भी प्रोसीडिंग्स हुई हों, ठीक है, जो भी उसने अपना जो भी वोट दिया हो या उसने वहाँ पर अपना जो भी कमेटी में उसके द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिया गया हो, उसके लिए क्या है, कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर क्या होता है, अब वो उसको कोर्ट में क्या होता है, उसको कोर्ट में उसके लिए चैलेंज नहीं किया जा सकता है। बेसिकली इसमें ये बताया गया है, ठीक है? और उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई गई है अंडर आर्टिकल 105 में। नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट in respect of anything said or any vote given by him in parliament or any committee thereof। ये कहा गया है कि पार्लियामेंट का कोई भी जो मेंबर है, कोई भी सदस्य है, वो क्या होगा, कोर्ट की किसी भी प्रोसीडिंग्स के लिए आंसरेबल नहीं होगा, ठीक है? इस चीज़ के लिए कि उसने अपनी पार्लियामेंट में चाहे कुछ भी कहा हो, कोई भी स्टेटमेंट दिया हो, किसी के भी पक्ष में वोट दिया हो, या फिर उसने कोई भी कमेटी में उसने क्या हो, चाहे कोई भी पार्लियामेंट की कोई भी कमेटी हो या फिर चाहे कोई भी मेंबर हो, उसने उसके जो भी वहाँ के सारे फंक्शन होते हैं पार्लियामेंट में, जो कि किसी भी मेंबर्स के द्वारा किए जाते हैं, उसके लिए क्या है, उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई जाती है। वो ये कहा गया है कि उसके लिए वो कोर्ट की किसी भी प्रोसीडिंग्स में क्या होता है, आंसरेबल नहीं होता है, ठीक है? उसको कोर्ट में आंसर नहीं देना होता है, उसके लिए वो फ्री है। उसके कंडक्ट को क्या किया गया है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है? अंडर आर्टिकल 105 किसमें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कहा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है, नो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट शेल बी लायबल टू, ठीक है, शेल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट। इसमें ये जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर के लिए बताया गया है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर यानी क्या है, ये लेजिस्लेचर में क्या आ गई, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। वहाँ पर भी कहा गया है कि वहाँ पर जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स होती है, अगर कोर्ट में उसको बुलाया जाता है, उसके स्टेटमेंट के लिए कुछ कहा जाता है, या उसने किसी को वोट दिया है, इस बारे में कोई भी प्रोसीडिंग कोर्ट में चलाई जाती है, तो उसके लिए क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर क्या होता है, वो क्या है, वो आंसरेबल नहीं होता है, वो लायबल नहीं होता है। ये इसके लिए उस मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर को इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है अपने सारे फंक्शंस को, जो कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में परफॉर्म करता है अंडर आर्टिकल 194। स्टूडेंट्स, इन दोनों पॉइंट्स में ये समझाया गया है कि जैसे पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में मेंबर्स होते हैं, उनको क्या होता है, वोटिंग राइट्स होता है, और वो क्या करते हैं, अपने स्टेटमेंट्स देते हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो ये कहा गया है कि चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो, पार्लियामेंट के जो मेंबर है उनके लिए तो आर्टिकल 105 है, और जो लेजिस्लेचर के मेंबर है उनके लिए इस रिगार्डिंग की प्रोसीडिंग्स के रिगार्डिंग वो किसी भी कोर्ट में लायबल नहीं है, उसके लिए अंडर आर्टिकल 194 प्रोविजंस दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया गया है कि कोई भी जो, भले ही वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हो, वो अपने जो भी फंक्शंस पार्लियामेंट के अंदर या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो भी फंक्शंस को परफॉर्म करता है, चाहे वो किसी को वोट देता है, चाहे वो कमिटीज़ का पार्ट बनता है, चाहे वो कोई भी स्टेटमेंट देता है, तो उसके लिए ये कहा गया है कि वो कोर्ट के सामने अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स चलाई जाती हैं, तो वहाँ पर वो क्या होता है, आंसरेबल नहीं होता है, वहाँ पर वो लायबल नहीं होता है, उसको कोर्ट की किसी भी प्रोसीडिंग से क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई जाती है। मीन्स कि कोई भी उसके ये किसी भी, जैसे पार्लियामेंट में है, कोई भी अगर मान लीजिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके किसी भी स्टेटमेंट को ले जाके अगर कोई पर्सन कोर्ट में जाता है कि इन्होंने ऐसा क्यों कह दिया, तो कोर्ट के सामने में क्या होगा, वो प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती है। उस चीज़ के लिए वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है कि उसने जो भी प्रोसीडिंग्स में कहा हो, जो भी अपनी पार्लियामेंट में अपने फंक्शंस को क्या है, फंक्शंस को प्रॉपर ऑपरेशन के लिए जो भी किया हो, उसमें क्या है, उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है, उसको क्या है, कोर्ट में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है? उसके ऊपर कोई भी चार्जेस अप्लाई नहीं किए जा सकते हैं कि उसने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया। बेसिकली कहने का मतलब ये है, ठीक है स्टूडेंट्स? उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो जो भी बोलते हों, उसको क्या है, कोर्ट में कोई भी पर्सन आके उनके खिलाफ क्या है, कोर्ट में आके उस चीज़ के लिए प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकता है, ठीक है?
उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 31C इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14। ये कहा गया है कि जो ये आर्टिकल 31C है ये क्या है, आर्टिकल 14 के लिए क्या है, एक एक्सेप्शन की तरह है। ठीक है, आर्टिकल 14 की तरह के 14 के लिए क्या है, एक एक्सेप्शन की तरह है। मीन्स कि जब आर्टिकल 31C आता है तो वहाँ पे क्या होता है, आर्टिकल 14 के प्रोविजंस को कैंसिल कर दिया जाता है। जो आर्टिकल 31C है वो बताता है कि जो ऐसे जो भी लॉज हैं कि जो कि क्या है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसका जो क्लॉज बी और क्लॉज सी है आर्टिकल 39 का, उनको क्या है, चैलेंज नहीं किया जा सकता है इस बेसिस पर कि अगर वो आर्टिकल 14 को वॉयलेट भी करते हो तो अंडर आर्टिकल 39 का जो क्या है क्लॉज बी और क्लॉज सी है उसको क्या किया जा सकता है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अंडर आर्टिकल 31C में ये प्रोविजन किए गए हैं। ठीक है, ये कहा गया है कि अगर आर्टिकल 14 वॉयलेट होता भी है इस बेसिस पर आर्टिकल 39 के क्लॉज बी और क्लॉज सी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए जो आर्टिकल जो उसके अंदर ये आर्टिकल 39 का क्लॉज बी और क्लॉज सी आता है इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन भले ही उसमें आर्टिकल 14 का वॉयलेशन हो रहा हो, इसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 14 का अगर वॉयलेशन हो रहा है इस फंडामेंटल राइट का तो हो जाए, लेकिन जो ये अंडर आर्टिकल 39 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जो प्रोविजंस हैं उनको आर्टिकल 39 के क्लॉज बी और क्लॉज सी उनको क्या किया जाएगा, उनको एप्लीकेशन में लाया जाएगा, उनको अप्लाई किया जाएगा और अंडर आर्टिकल 39 जो क्लॉज बी और क्लॉज सी है उसके प्रोविजंस को क्या है, चैलेंज नहीं किया जा सकता है इस बेसिस पर कि वो आर्टिकल 14 को क्या करते हैं, वॉयलेट करते हैं। इस बेसिस पर हम आर्टिकल 39 के क्लॉज बी और क्लॉज सी को क्या है, चैलेंज नहीं कर सकते हैं। बेसिकली ये कहा गया है इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर आर्टिकल 31C कम्स आर्टिकल 14 गोज आउट। ये कहा गया है कि जहाँ भी आर्टिकल 31C का प्रोविज़न आता है तो वहाँ पे आर्टिकल 14 क्या हो जाता है, अपने आप ही समाप्त हो जाता है, वॉयलेट हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसका तो प्रोविज़न ही ऐसा था। हमने देखा कि क्या पढ़ा हमने कि जब ये आर्टिकल 31C क्या है, इसका एप्लीकेशन ही तब किया जाएगा कि जब आर्टिकल 14 का वॉयलेशन हो। ठीक है, जो आर्टिकल 31C है इसमें कहा गया है कि ये क्या करेगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन क्लॉज बी और सी ऑफ आर्टिकल 39। ठीक है, इस बेसिस पर आर्टिकल 39 और क्लॉज के जो क्लॉज बी और सी है उसको इम्प्लीमेंट कराना ज़रूरी है, कहा गया है आर्टिकल 31C के थ्रू। लेकिन क्या है, और उसको क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 14 के बेसिस पर क्या कर सकते हैं, उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा आर्टिकल 14 वॉयलेट हो रहा है तो आप आर्टिकल 39 के जो क्लॉज बी और क्लॉज सी हैं उसके प्रोविजंस को चेंज करिए, ऐसा नहीं किया जा सकता है। और यही प्रोविजन क्या दिया गया है, आर्टिकल 31C में दिया गया है। आर्टिकल 31C ये कहता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उसमें जो आर्टिकल 39 है उसमें जो क्लॉज बी और क्लॉज सी हैं उनको क्या किया जाएगा, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा और उनको क्या है, चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस बेसिस पर कि वो क्या हो, आर्टिकल 14 को वॉयलेट करते हो। ठीक है, इस बेसिस पर आर्टिकल 39 के क्लॉज बी और क्लॉज सी को क्या नहीं किया जा सकता है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। बेसिकली ये कहा है, तो मीन्स कि हमने क्या कर दिया, यहाँ पर आर्टिकल 14 को वॉयलेट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जहाँ आर्टिकल 31C आता है वहाँ पर क्या होता है, अगर प्रभाव में आता है, इनेक्ट होता है तो आर्टिकल 14 क्या हो जाता है, वॉयलेट हो जाता है। तो इसीलिए कहा है कि वेयर आर्टिकल 31C कम्स आर्टिकल 14 गोज आउट, आर्टिकल 14 क्या हो जाएगा, वहाँ पर वॉयलेट हो जाता है उसका प्रोविज़न। अभी हमने इसको समझ लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि द फॉरेन सोवरेंस यानी क्या है, जो फॉरेन रूलर्स हैं, जो एम्बेसडर्स हैं और जो क्या है फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, वो क्या करते हैं, उनके अगेंस्ट क्या होती है, कोई भी अपनी इंडिया में, अपनी कंट्री में क्या नहीं की जा सकती है, क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती हैं। उनको क्या है, जो भी फॉरेन सोवरेंस हैं या फॉरेन रूलर्स हैं या फॉरेन एम्बेसडर्स हैं या डिप्लोमेट्स हैं, उनको क्या है, इस चीज़ से इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है, उनको इस चीज़ से क्या है, छूट दी गई है कि उनके अगेंस्ट हमारे इंडिया में कोई भी क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग्स क्या है, नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग्स क्या है, उनके अगेंस्ट नहीं फाइल की जा सकती हैं।
नेक्स्ट है द यूएनओ एंड इट्स एजेंसीज इंजॉय द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। इसमें ये कहा गया है यूएनओ मीन्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी जो एजेंसीज हैं, ठीक है, उनको भी क्या दी गई है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी गई है। मीन्स इनके लिए भी क्या है, कोई भी किसी प्रकार की इनके जो फंक्शन हैं उनके लिए क्या होगा, कोई भी क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग्स को नहीं किया जाएगा, ठीक है, इनको भी इम्यूनिटी दी गई है। मीन्स कि इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन या स्पेशल क्या है, इनको कुछ छूट दी गई है। ये हमने सब पढ़े, क्या पढ़े, ये सारे एक्सेप्शंस टू इक्वलिटी पढ़े कि जहाँ पर क्या है इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट में क्या है, कुछ क्या है, इनको स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं, जिसमें कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट्स को क्या है, कुछ स्पेशल इम्यूनिटीज दी जाती हैं, जो कि अंडर आर्टिकल 361 हम उनको स्टडी करते हैं, जिसमें से कि पहला ये था कि जो भी प्रेसिडेंट या गवर्नर है वो क्या होता है, किसी भी कोर्ट के सामने क्या होता है, अपने जो भी फंक्शंस हैं, अपने ऑफिस की जो भी परफॉर्मेंसेज हैं, पावर का जो भी परफॉर्मेंसेज हैं, अपनी जो भी ड्यूटीज़ हैं, उनके लिए क्या होता है, वो कोर्ट के सामने में आंसरेबल नहीं होगा। ना ही प्रेसिडेंट और ना ही गवर्नर वो इंडिपेंडेंटली अपनी पावर की परफॉर्मेंस कर सकते हैं और अपनी जो भी अपने ऑफिस की जो ड्यूटीज़ हैं उनको कर सकते हैं और अपनी फंक्शंस को इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि कोई भी प्रेसिडेंट, ठीक है, हमारे जो कंट्री के प्रेसिडेंट हैं या कोई भी किसी भी स्टेट के जो गवर्नर हैं, उनकी जब वो क्या हो अपने ऑफिस में हो, उनका जो टर्म चल रहा हो, टर्म ऑफ ऑफिस चल रहा हो, तो उस दौरान क्या है, उन पर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्या है नहीं चलाई जा सकती हैं। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि उनके ऊपर क्या है, कोई भी अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट का नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है, उनके लिए अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर किसी भी कोर्ट के द्वारा उनके टर्म ऑफ ऑफिस में, जबकि वो अपने क्या हो उस पद पर हो, उस टाइम पर उन पर कोई किसी भी प्रकार का कोई भी अरेस्ट किसी भी कोर्ट के द्वारा या इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए क्या है कि कोई भी किसी भी कोर्ट में क्या है, चाहे उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ही कोई सिविल रॉन्ग किया हो, सिविल रॉन्ग मीन्स होता है कि जैसे कोई जमीन से रिलेटेड मामला है, जैसे क्या है कि मान लीजिए मैंने आपको इसमें एक एग्जांपल दिया था कि क्या है कि कोई भी किसी से, मान लीजिए किसी स्टेट के गवर्नर क्या करते हैं, किसी प्रॉपर्टी का क्या करते हैं, एक्विजिशन कर लेते हैं अनऑथराइज्ड तरीके से किसी दूसरे पर्सन से, तो क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ क्या, फिर उस कंडीशन में उस प्रेसिडेंट जो है या फिर जो गवर्नर है उनके अगेंस्ट क्या है, सिविल प्रोसीडिंग्स को फाइल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, जबकि वो क्या हो अपने टर्म ऑफ ऑफिस में हो, ठीक है, यानी वो अपने उस पद पर हो, उस कार्यकाल में, उनके कार्यकाल में ऐसा कोई भी उनके अगेंस्ट कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स भी नहीं की जा सकती हैं, ठीक है। और ये कहा जाता है कि उसके लिए क्या है, लेकिन अगर जब उनने क्या है कि सिविल प्रोसीडिंग्स क्या करनी है, तो उसके लिए भी क्या होता है कि जब वो अपना अगर करनी है, उससे पहले क्या होता है कि 2 मंथ पहले क्या है उसको कोई नोटिस प्रोवाइड कराना होता है गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट को सिविल प्रोसीडिंग से रिगार्डिंग, ठीक है, उसके बाद ही क्या किया जा सकता है, कोई भी सिविल प्रोसीडिंग की जा सकती है, ठीक है, उससे पहले क्या होना, 2 महीने पहले नोटिफिकेशन जारी करना होगा, नोटिफाई करना होगा प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास, ठीक है, उसके पास कोई भी नोटिफिकेशन क्या होता है, सेंड करना होता है, नोटिस को सेंड करना होता है 2 महीने पहले, और उसके बाद 2 महीने के पीरियड के बाद ही कोई सिविल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की जा सकती हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि कोई भी जो सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक है, जो कि उसके लिए अगर कोई भी पर्सन, हमने ये पढ़ा था कि कोई भी जो पर्सन है, अगर वो जैसे हमारी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं और जो पार्लियामेंट है, उसकी कोई भी प्रोसीडिंग्स का अगर ट्रू रिपोर्ट, अगर कोई भी पर्सन क्या करता है, उसका पब्लिकेशन न्यूज़पेपर के थ्रू करता है, रेडियो के थ्रू करता है या फिर टेलीविज़न के थ्रू करता है, तो वो क्या कर सकता है, वो इस चीज़ के लिए उस पर कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती हैं, ठीक है, वो चीज़ के लिए क्या होता है, फ्री होता है अंडर आर्टिकल 361A, अगर उसकी क्या रिपोर्ट क्या है, ट्रू रिपोर्ट है, जो कि उसने लेजिस्लेचर या हाउस ऑफ लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट का उसने पब्लिकेशन किया हो, चाहे वो पब्लिकेशन न्यूज़पेपर में किया हो, रेडियो के थ्रू किया हो या फिर टेलीविजन में किया हो, उसके लिए उसके अगेंस्ट क्या है, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएंगी, अगर वो रिपोर्ट क्या होती है, ट्रू होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था
कि क्या था कि कुछ इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की गई थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अंडर आर्टिकल 105 और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर को अंडर आर्टिकल 194, जिसमें कि ये कहा गया था कि जो भी ये अपने क्या है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये कहा गया कि वो पार्लियामेंट में जो भी अपने फंक्शंस करते हैं उसके लिए क्या है उनको इम्यूनिटी है, वो कोर्ट के सामने आंसरेबल नहीं होंगे अंडर आर्टिकल 105। और ऐसे ही जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हैं उनके लिए कहा गया था कि वो अपने लेजिस्लेचर में अपने फंक्शंस को करने के लिए पूरी तरीके से फ्री हैं, कि जैसे वो किसको वोट देते हैं, किसके पक्ष में वोट डालते हैं, या फिर वो क्या स्टेटमेंट देते हैं, उसके लिए वो कोर्ट के सामने में लायबल नहीं होंगे। ठीक है, ये अंडर अंडर आर्टिकल 194 मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर्स को उसकी प्रोसीडिंग्स के लिए क्या है उसको इम्यून किया जाता है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए क्या है वो क्या होता है लायबल नहीं होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो आर्टिकल 31C है वो क्या है आर्टिकल 14 का एक एक्सेप्शन है, और इसमें हमने पढ़ा कि जो आर्टिकल 31C है जब उसको इनेक्ट किया जाता है तो उसमें ये प्रोविज़न है कि जो भी क्या है जो अंडर आर्टिकल 39 जो उसका क्लॉज बी और क्लॉज सी है आर्टिकल 39 का, उसमें उसके इनेक्टमेंट के लिए क्या करना पड़ता है आर्टिकल 14 को वॉयलेट करना पड़ता है। फिर हमने इस बेसिस पर ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि जब आर्टिकल 31C जब अप्लाई होता है तो आर्टिकल 14 क्या हो जाता है वॉयलेट हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि वेयर आर्टिकल 31C कम्स इन आर्टिकल 14 गोज आउट। ठीक है, आर्टिकल 31C एप्लीकेबल होगा तो आर्टिकल 14 अपने आप ही क्या हो जाएगा वॉयलेट हो जाएगा। इसीलिए बोला गया है इन दोनों को एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी बोला गया है और एक्सेप्शन बोला गया है इसको आर्टिकल 14 का आर्टिकल 31C को। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा कि जो भी फॉरेन सोवरेनर्स हैं या फॉरेन रूलर्स होते हैं या एम्बेसडर्स होते हैं या फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं उनको क्या होती है इस चीज़ की इम्यूनिटी दी जाती है कि उनके खिलाफ उनके अगेंस्ट कोई भी इंडिया में सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को फाइल नहीं किया जा सकता है। कोई भी क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग्स एम्बेसडर्स या फॉरेन डिप्लोमेट्स या फॉरेन रूलर्स के अगेंस्ट नहीं चलाई जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है या फिर उसकी कोई भी एजेंसी है उसको भी क्या प्रोवाइड कराई जाती है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई जाती है। यानी उसके अगेंस्ट भी यूएनओ या फिर उसकी कोई भी एजेंसी के अगेंस्ट हम क्या नहीं कर सकते हैं कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को उनको सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपको समझ आया हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।